सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यू आर वॉचिंग प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। ज़रूर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि हलफ बर्दारी की तकरीब हो गई। मखसूस नशिस्त वाले अरकान असम्बली ने जो KP हैं उन्होंने हलफ उठा लिया। सेनेट इलेक्शन पे क्या होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई दिल दहलाने वाली खबर वो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो जिसमें एक और हवा की बेटी इस बेरहम निज़ाम के हाथों कत्ल कर दी गई। और इस दफ़ा वो अकेली नहीं थी, बल्कि जिससे उसने निकाह किया था, शरई निकाह किया था, उसको भी साथ ही गोलियों से भून डाला। भूनने वाले कौन थे सब हमारे सामने है, वीडियो सामने आ गई, सारी चीज़ें सामने हैं। लेकिन असल में बात यह कि उसने एक अपनी पसंद की उसने शादी की थी। उसकी फैमिली ने ट्रैप करके उसको अपने पास बुलाया और फिर उसको कत्ल कर दिया। असल चीज़ जो इस वीडियो से हमें देखने को मिली वो ये कि इस बहादुर लड़की ने ना इल्तिजा की, ना माफ़ी मांगी, ना पैर पड़ी, ना ज़िंदगी की भीख मांगी। उसने साफ खड़े हुई, उसने कहा कि जी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, गोली चला दें। ये उसने बात की, उसने कहा निकाह किया था। शायद उसकी वजह ये थी कि उसने अपने हाथ में कुरान पाक उठाया हुआ था और वो ये समझती थी कि ये जो मुसलमान हैं जो हमें मार रहे हैं वो इस कुरान पाक की लाज रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वाक़या मंजर आम पे आ गया, वीडियो वायरल हो गई तो हमें और आपको पता चल गया। ऐसे वाक़यात कितने लाखों बेशुमार हज़ारों होते होंगे। इसका क्या इस पर लॉ है, इसका सद्देबाब क्यों कर मुमकिन है? वज़ीर आला ने भी नोटिस ले लिया, यकीन दहानियाँ भी करा दी, लेकिन क्या वाकई ये होगा और आने वाले वाक़यात से मुस्तक़बिल में रोका जा सकेगा? मुनीज़ा जहांगीर हमें ज्वाइन करी हैं, को चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन की, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, नामी गिरामी नाम। अस्सलाम वालेकुम मुनीज़ा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुनीज़े, ये जो दिल दहलाने वाली वीडियो है, मैं तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ जब से ये वीडियो देखी है, और उस औरत की हिम्मत को, दिलेरी को सलाम। लेकिन ये वाक़या तो हमारे सामने आ गया। क्या आपके पास HRCP का डेटा है? ये जो गैरत के नाम पे, ये जो मर्दों की सो कॉल्ड गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, इनका रेशो क्या है? देखिए नादिया, इनका रेशियो तो बहुत ज़्यादा है। जो रिपोर्टेड केसेस औरत फाउंडेशन ने दिए हैं वो 2012 से लेकर 2024 से 200 से ज़्यादा है। मगर अगर आप हमसे पूछें, चूँकि हम रोज़ इन केसेस को देखते हैं, तो आजकल रिपोर्टेड केसेस जो हैं वो मिनिमम 2 आ रहे हैं हर दिन अखबारों के अंदर। हर दिन अखबारों के अंदर 2 रिपोर्टेड केसेस ऑनर किलिंग के आ रहे हैं, और ये ज़्यादातर सिंध से आ रहे हैं, ये ज़्यादातर पंजाब से आ रहे हैं। हमने बलूचिस्तान में, जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त देखिए ये जो अहम बात है वो ये है कि ये जो फैसला है ये जिरगे ने किया था। जिरगे ने ये फैसला किया था कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए या गैरत के नाम पर इनका कत्ल किया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि जी आप रेगुलर लॉ को, मामला जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनको आप उसके अंदर लेके आएँ, और आप जिरगा सिस्टम को इनकरेज ना करें, क्योंकि जिरगा सिस्टम के अंदर हमेशा एंटी विमेन जजमेंट्स दी जाती हैं, और वहाँ पे जो मर्द हजरात मिल के बैठ के फैसले करते हैं, उनकी जहनियत कोई इस काबिल नहीं होती कि वो किसी के ज़िंदगी का फैसला करें। इसीलिए जिरगे के जो फैसले माजी में भी आए हैं वो भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ आए हैं। आपने मुख्तारा माइक का भी देखा था कि वो भी जिरगे का फैसला था, जब कहा गया था कि उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाए, वो भी जिरगे का फैसला था। आज फिर से एक और जिरगे का फैसला आया है कि इन दोनों को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाए। मुझे जो आपकी बात से मैं कंसीव कर रही हूँ, एक तो ये कि जिरगा सिस्टम को ख़त्म किया जाए, इसको कोई हैसियत नहीं है, इसको लॉ को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ फिर हम जब लॉ की बात करते हैं तो ऑनर किलिंग पे तो एक लॉ भी आ चुका है, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? क्यों हम डिपेंड करते हैं कि जो जिरगे ने कह दिया वो हो गया, सज़ाएं भी किसको मिलनी है? लेट्स सी। देखिए, आपने दुरुस्त कहा कि ऑनर किलिंग के हवाले से एक कानून आया है, मगर अगर आप उस कानून की इम्प्लीमेंटेशन को देखें, कि क्योंकि मैं आसमा जहां की लीगल एड सेल के बोर्ड के ऊपर भी हूँ जो बहुत सारे केसेस खवातीन के फ्री करती हैं, वहाँ पे मसला ये आता है, अगर आप वकीलों से पूछें कि पहले वकीलों को ये साबित करना होता है कि ये मामला गैरत के नाम पे कत्ल का है। अगर एक औरत का मर्डर हो जाता है तो फैमिली ही तो जाके पिटिशन करती है, FIR दर्ज करती है,
और वो अमूमन ये कह देती है कि ये तो आम मर्डर का मामला है। जब आम मर्डर का मामला आता है तो फिर किसास और दियत के तहत आप ब्लड मनी दे के आप छूट जाते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे जो ऑनर किलिंग के केसेस हैं वो कभी अदालत तक आते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही आपस में सुलह सफाई करके पड़े हट जाते हैं। उस वक्त जब ये कानून आ रहा था तो मेरी वालदा आसमा जहांगीर भी हयात थी और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप खवातीन के मामलों के अंदर से आप किसास और दियत को अलग कर दें, इसलिए चूंकि खवातीन के मामले के अंदर अक्सर हमने देखा है कि किसास और दियत लेके मामला रफा दफा हो जाता है और जो अगर कोई मजबूत आदमी हो वो हमेशा किसी गरीब औरत का कत्ल करके जो है कभी भी पकड़ में नहीं आता कानून के। तो यही वजह है कि ये जो कानून है ये सही तरह लागू नहीं हो रहा। इस केस के अंदर तो देयर इज ओवरवेलमिंग एविडेंस कि ये ऑनर किलिंग है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत जो है वो इन लोगों को पकड़ लेगी। मगर ये कहना बड़ा जरूरी है कि ये मामला जो है ये आज नहीं हुआ है। ये जो हमें बताया जा रहा है, हुकाम की तरफ से बताया जा रहा है कि ये ईद के दिनों से पहले का वाकया है। ईद से 2 महीने पहले जी। अब जो उनकी अपनी फैमिली है उन्होंने इसको सोशल मीडिया पे डाला है ये दिखाने के लिए कि देखिए हमारे के अंदर कितनी गैरत है, हमने 2 लोगों को कत्ल कर दिया। अब उन्होंने एक तरह से इतराफ भी किया है, होप दैट लॉ विल टेक इट्स कोर्स एंड जो लोग हैं, क्योंकि ये एफसी जहाँ कहते हैं ना, ये एफसी का हल्का है जहाँ पे एफसी तैनात है बलूचिस्तान के अंदर, तो इट्स अ वेरी हाई सिक्योरिटी जोन। सो आई रियली होप कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इन लोगों को हिरासत में लेंगे और फिर फौर लेंगे। अभी तक 1 या 2 की हमें आ रही है खबरें कि 1 और 2 को हिरासत में लिया गया, मगर इसकी क्या डिटेल्स है वो अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मुनीज़ जहांगीर, आपके टाइम का। बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपने जो वो की है कि लॉ है, लेकिन लॉ में आपने ऐसे क्लॉज डाल दिए हैं कि जिससे मुलजिम को ही फ़ायदा होता है, उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन बड़ा जिरगे का जो मामला है वो भी उन्होंने हाईलाइट किया मुनीज़ ने कि वाकई आप जिरगा एक फ़ैसला कर देता है, अमूमन औरतों के ख़िलाफ़ कर देता है। इस केस में तो आपने दोनों ही को ही मार दिया। अब लेट्स सी, हुकूमत कहती है हमने नोटिस ले लिया, सीएम बलूचिस्तान कहते हैं हमने नोटिस ले लिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन हम ये देखेंगे जब आप ये कर देंगे। वो कहते हैं ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो ज़रा गुफ्तगू करेंगे जो इस सेनेट के इलेक्शन का मामला हुआ। पीटीआई जो असेंबली थी, केपी असेंबली थी, आज वो हलफ बर्दारी की तकरीब होनी थी, जो मखसूस नशिस्तों पर सीटें दी गई थी। लेकिन सुबह जब ये इजलास शुरू हुआ, कोरम पूरा ना होने पर इसको मुलतवी कर दिया गया। कल हलफ बर्दारी की कल बेसिकली इलेक्शन था सेनेट का, उसको 24 तक कर दिया। ये सारा मिस एडवेंचर था, मिस कैलकुलेशन थी या कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी? इसका फ़ायदा किसको हुआ, इसका नुकसान किसको हुआ? और अब जो इलेक्शन है और फिर उसके नज़रियाती कारकुन के दरमियान जो पीटीआई के अंदर जो रिफ्ट है वो कौन कितनी सीटें लेगा, इन तमाम चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल तक जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो हम ये बता रहे थे और ये सबको पता था कि आज असेंबली का इजलास होगा, केपी असेंबली की मैं बात कर रही हूँ, और वहाँ पर जो रिज़र्व सीट्स के नए मेंबर्स हैं वो हलफ उठाएंगे और कल यानी मंडे को 21 जुलाई को सेनेट का इलेक्शन होगा। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन सुबह खबर ये पता चलती है कि जी केपी असेंबली में कोरम पूरा ना होने की वजह से स्पीकर जो थे उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया। वो मुलतवी कल तक भी नहीं, 24 तक कर दिया। उससे पहले सारी ये बातें थी कि जी गवर्नमेंट और अपोजिशन में एक एग्रीमेंट हो गया है, फिक्स मैच है, मिलकर खेल लेंगे। वो अलग बात है कि जो नज़रियाती ग्रुप है वो अपनी बात पे कायम था कि हम कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, हम भी लड़ेंगे। उससे ज़्यादा पीटीआई को नुकसान हो रहा था। लेकिन ये सारा कुछ जो एपिसोड आज वाली हुई है, इसको कुछ लोग मिस एडवेंचर भी कह रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खोया, क्या पाया, क्यों किया। लेकिन उसके बाद जो अपोजिशन थी उसने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई, वहाँ पे उनकी सुनी गई और फौरी तौर पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब अपने गवर्नर हाउस में मुनक़्क़िद करे और हलफ ले, और ये सब हो गया। इस पर ज़रा बात करते हैं, किसने किया, क्यों किया, किस माइंडसेट के साथ किया और इसे हासिल करना था और क्या हुआ। हाफिज़ एहसान अहमद साहब जो कि एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ वीडियो लिंक पर हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। हाफिज़ एहसान अहमद साहब, बात का यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये ज़रा मैं सेनेट वेनेट के मामलों में तो बाद में आती हूँ,
लेकिन ये जो आज जो ये क्या हुआ है, मतलब जो केपी के स्पीकर ने जो किया है केपी असेंबली के कोरम ना होने पर, ये समझ में भी आता है, लेकिन मेंबर्स क्यों नहीं पहुंचे? क्या ये कोई प्लानिंग थी, क्या था? और फिर 24 तक की डेट दे देना, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि कल सेनेट के इलेक्शन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बड़ी अजीब बात है कि देखिए अब जो केस का हमने उस ज़रूर लोगों का रिजर्वेशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजर्व सीट जो बाकी पार्टियों में बांट दी, उस पर अलग एक डिबेट है और सारा कुछ, लेकिन क्योंकि अब उनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत सीटें मिल गई हैं तो नेचुरली वो लोग उनको हल्फ उठाना उनके लिए ज़रूरी है कि वो असेंबली के मेंबर बने, वो रिजर्व सीट्स वाले लोग। अब उसका मुझे नहीं पता कि मुहर्रकात क्या थी जिसकी वजह से ये इन्होंने इसको फरोग किया, इसका असेंबली का इजलास, और लेकिन 24 तारीख तक ही किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 21 तारीख सेनेट के इलेक्शन की तारीख दी हुई थी केपी की इलेक्शंस की। तो मैं समझता हूँ ये सही बात नहीं है, और ये पहले भी आपको याद होगा ये पंजाब में भी हो चुका है, जब वहाँ इसी तरह असेंबली को किया गया तो फिर सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप हल्फ दे दें उन मेंबरान को। तो ये पहले भी हमारे तारीख में मौजूद है कि वो उनसे कहा, तो नेचुरली अब वो हल्फ दे देंगे। और 21 को इलेक्शन, अब वो इलेक्शन कैसे होगा वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो 24 को इसका इजलास होगा तो कम से कम मुझे नहीं मालूम कि इसकी वजूहात से कोरम पूरा ना होने की वजह थी या कोई और मुहर्रकात थे इसको तहलील कर इसको डिले करने नहीं, के। अब तो हलफ उठा लिए ना, गवर्नर हाउस में उन्होंने हलफ भी उठा लिए, तो नहीं वो उठा लिए होंगे, लेकिन इलेक्शन तो फिर भी होना है ना सेनेट की सीट के लिए। उन्होंने हल तो उठाया है प्रोविंशियल असेंबली का, केपी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का, लेकिन वही इलेक्टोरल कॉलेज होता है सेनेट की सीटों की जो आज तक खाली थी, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का जो फैसला था 14 जुलाई का, उस पर कभी अमल दरामद हुआ ही नहीं, लेकिन उस केस का रिव्यू भी कर दिया गया और सीटें भी बांट दी गई सुप्रीम कोर्ट की ने बाकी पार्टियों के बीच में। तो अब मुझे नहीं समझता कि इलेक्शन उसके लिए भी शायद ये लोग जाएं, और फिर देखते हैं वो हो सकता है कोर्ट, क्योंकि अब कोर्ट तो बिल्कुल मैं क्या कहूँगी कोर्ट की अब क्या सिचुएशन है, हो सकता है कोई कल वो हुक्म दे दे कि कोर्ट हुक्म दे दे कि जी असेंबली का इजलास बुलाओ फौरन और इलेक्शन कराओ सेनेट के इलेक्शन को। ठीक है, मैं ज़रा इस पे हाफिज़ एहसान अहमद साहब को भी लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ये खबर भी आई है कि वज़ीर आला अली गंडापुर जो है वो मखसूस नशिस्तों की जो हलफबरदारी हुई है उसके ख़िलाफ़ अब पटिशन दायर करने का भी उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इसकी पटिशन दायर करेंगे कि ये गलत फ़ैसला है। पटिशन दायर करेंगे, पटिशन दायर करने से कुछ हासिल होगा? आज का जो एक एपिसोड थी उससे कुछ हासिल हुआ? क्या हासिल करना चाह रहे थे और क्या हासिल नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, मैं इस सारी सिचुएशंस को जो है वो 3 मुख्तलिफ ज़ावियों से देखता हूँ। एक उसका ज़ाविया वो है कि जो रिज़र्व सीट्स तक सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, उसके बाद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, 27 जुलाई के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्रिगर को प्रोसेस किया, लेटर लिखा, उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जो है उसकी अनाउंसमेंट की, और स्पीकर और गवर्नमेंट इलेक्शन के अंदर जो इस प्रोसेस के अंदर सेशन नहीं बुला रही थी, उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट ने एक सेशन बुलाया, आर्टिकल 109 के नीचे एडवाइस भिजवाई और उस एडवाइस को गवर्नर ने अप्रूव किया, और उसके बाद आज उसका 1 पॉइंट एजेंडा था कि जिसके अंदर आपने असेंबली के जो नए मेंबर्स हैं उनको जो 25 के करीब है उनका आपने ओथ लेना था। और जो होता ये है कि जब भी गवर्नमेंट के लोग इजलास बुलाते हैं तो उसके अंदर कभी भी गवर्नमेंट के लोग कोरम पॉइंट आउट्स नहीं करते, चूँकि ये उन्होंने बुलाया होता है और उन्हीं का काम होता है कि उस प्रोसीडिंग्स को कैरी ऑन करना। और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस एक था और वो था रिज़र्व सीट्स के मेंबर्स का। इन्होंने आज उस चीज़ को एक्सरसाइज किया वोट, यानी कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि आर्टिकल 55 के नीचे जो है 1/4 जो है वो आपके मेंबर्स अगर नहीं मौजूद है, कोरम पॉइंट आउट कर दिया जाता है असेंबली के रूल्स के अंदर, तो इजलास कंटिन्यू नहीं रह सकता। लेकिन जब बुनियादी तौर पे आपने बुलाया इस सूरत के अंदर था कि इलेक्शन कमीशन के लेटर थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला था, आप अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से, तो मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बजाय जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्स्ट्रक्शन की। और ये आप ये कह रहे कोरम पूरा नहीं भी होता तो भी सेरेमनी हो जाती। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जितनी देर तक ये असेंबलीज का एक इनबिल्ट एक सिस्टम ये है कि अगर आप कोरम को पॉइंट आउट नहीं करते तो इजलास चलता रहता है, लेकिन अगर कोई मेंबर कोरम को पॉइंट आउट कर देता है तो इजलास जो है स्पीकर काउंटिंग करवाता है, और उस काउंटिंग के बाद जो है वो इजलास अगर 1/4 से ज़्यादा, ये नेशनल असेंबली का भी यही है और प्रोविंसेस का भी यही है, तो वो इजलास जो है वो चलता। और ये सिर्फ एक पॉइंट के पॉइंट आउट कर दिया तो आप ये कह रहे हैं कि ओथ ले लेते? नहीं, अब ये है कि जो देखे ना कि ये पॉइंट आउट किसने किया, वो
आपकी गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबर्स ने किया, और वो कनाइवेंस थी चीफ मिनिस्टर्स की और उसके बाद स्पीकर की, और स्पीकर ने कहा जी कि चूंकि अब हो गया मैं इसे कर नहीं सकता, लेकिन उसे इन चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इसके अंदर एक दूसरा भी बैकएंड है, और वो ये था कि आज 4 ऑप्शंस और भी मौजूद थे अगर ये सिलसिला था। नंबर 1 ये है कि गवर्नर आर्टिकल 109 के नीचे इंडिपेंडेंट भी इजलास बुला सकता था, उसे किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं थी और वो ओथ ले सकता था। दूसरा ये है कि आर्टिकल 255 के नीचे जो है, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक अमेंडमेंट आई, और ये देखें ये सिलसिला कंटिन्यूटी है। वो कंटिन्यूटी ये है कि आपको याद होगा कि जब अप्रैल 2022 में भी अमेंडमेंट आई थी तो अभी वो उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, अभी प्रेजेंट हुई थी, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A का किया, फिर आर्टिकल 5 पे, फिर आप देखें कि पंजाब के अंदर ओथ नहीं थे, फिर हाई कोर्ट ने यहाँ से स्पीकर को भिजवाया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने किया है चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट ने, वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ का, यानी कि आपको पॉलिटिकल या लीगल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए हर मामले के अंदर। जो है मेरा ख्याल है कि इस तरह के प्रोसेस करने से जो है आपकी पॉलिटिकल भी लेट डाउन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनली भी लेट डाउन हुए, लीगली भी लेट डाउन हुए, और वो प्रोसेस जो था वो आज कंप्लीट हुआ है, और कल जो है जो 21 का शेड्यूल है उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। और उस असेंबली का इजलास बुलाया नहीं, वो असेंबली का जो अगला इजलास जो है वो बुलाया है, स्पीकर ने बुलाना है, उसके कहने के ऊपर जो 24 को बुलाया नहीं वो 24 का जो एडजर्न किया नादिया, वो किया है फॉर द ओथ पर्पसेस। जो है जो 21 का इजलास है वो ऑलरेडी शेड्यूल है, वो स्पीकर ने बुलाया है, और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कहने पे है, और कल उसके अंदर वोटिंग वहां पे भी होगी और लाहौर में भी होगी। ठीक है। अच्छा ज़ुबैरी साहब, ज़रा ये फरमाइएगा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि इस पर ज़रा आप कानूनी रोशनी डालिएगा कि आइन का आर्टिकल 65 वाज़ेह है कि हलफ सिर्फ असेंबली फ्लोर पे हो सकता है। स्पीकर ने हलफ लेने से इनकार नहीं किया था, कोरम ना पूरा होने पर इजलास मुलतवी हुआ था। अब इजलास गवर्नर हाउस में हलफ लेना गैर आइनी अमल है, जबकि 24 जुलाई को हमने तलब कर लिया था। आर्टिकल 2 जो उसका सेक्शन है 255 का, वो नाकाबिल अमल सूरत हाल पर लागू होता है। ये बात दुरुस्त है कि जो चीफ जस्टिस हैं उस तरह से किसी को नामजद नहीं कर सकते जब, और फिर मौक़िफ़ भी नहीं सुना। बात यह कि दूसरे फरीक को बुला के मौक़िफ़ भी नहीं सुना, ये एक तरफा दिया कि जी आप इनसे हलफ जो है वज़ीर गवर्नर हाउस में लिया जाएगा। अब ये जो उन्होंने पॉइंट्स रेज़ किए हैं, इस पर आप ज़रा बताइएगा इसकी कानूनी हैसियत और अहमियत। देखिए बात उन्होंने सही की। देखिए आर्टिकल 255 सब क्लॉज 2 के तहत तो अगर वो इम्प्रैक्टिकल होता है तो वो आदमी नॉमिनेट कर देता है कि किसी आदमी को, जो जब तक वो आदमी ओथ नहीं ले लेता वो ऑफिस में दाखिल नहीं हो सकता। ये 255 है आपका, आर्टिकल 255 कहता है। तो जाहिर बात यहाँ इम्प्रैक्टिकल यह था कि उन्होंने एक बात कही कि जी पूरा नहीं था। मुझे नहीं मालूम थी ये बात जो आपने अभी बताई कि उन्होंने कहा ये तो हमने सिर्फ 24 को बुलाया था क्योंकि कोरम नहीं था। अब इसकी वो शैतानी थी या कोई किस वजह से ये कोरम पूरा नहीं था, किसने निशानदेही की नहीं की, तो उसमें सबको देखना यह है कि अब की बात। देखिए बात यह है कि बात आपकी भी सही है कि कोर्ट ने एक साइड को, एक फरीक को सुनकर फैसला कर दिया। आजकल यही हो रहा है, अदालतें जो हुकूमत के जो होती हैं, जो पॉइंट होता है उसको सुन के फैसला कर देती है, दूसरी साइड को नहीं सुना। तो अब नेची इसमें नोटिस भी दिया होगा, मुझे नहीं पता कि इसमें कब का नोटिस दिया दूसरी पार्ट को। आप अभी पार्टी को अभी आप कह रही थी कि उन्होंने गंडापुर साहब को पिटीशन फाइल करने, इसके अंदर भी तो पार्टी होंगे, उनको जाके उसमें या तो अर्जेंसी मूव करें कि जी आपने किस तरह से इस तरह कर दिया, उसको चैलेंज करें। लेकिन ये देखना होगा कि अब वो क्या लाए अमल तय करते हैं। लेकिन सर मामला ये था, मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मामला ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पेशावर हाई कोर्ट को कहा, चीफ जस्टिस को, कि आप चूंकि वहाँ पर ये मामला हो गया है तो आप किसी को नामजद कर दें कि वो हलफ बर्दारी मतलब हलफ ले ले। और उन्होंने फौरी तौर पे संडे है, ये ज़हन में रखना है, उन्होंने फौरी तौर पे गवर्नर को नामजद कर दिया। तो माय पॉइंट इज कि अब अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि इसमें कोई खिलाफ वर्जी नहीं है, कोरम पूरा ना होने की वजह से ये हुआ था। तो देखिए उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर कोरम ना हुआ था पूरा, लेकिन 255 में तो कोर्ट ने तो फैसला कर दिया, वो आपको पसंद आए गलत है या नहीं उसका बाद में फैसला होगा। इस वक्त कोर्ट का एक फैसला आ गया। बिल्कुल आप सही वजह फरमा रही हैं कि दूसरी साइड को सुना, एडवोकेट जनरल मौजूद होते हैं, उसी वक्त नोटिस करके 3-2 घंटे के बाद रख लिया जाता है कोर्ट की हेयरिंग, उसमें वो बुला लेते उनको, सब वहीं मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल भी वहाँ होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, या जो उनके बुकला वहाँ मौजूद होंगे, उनको आप उनको बुला के उनकी बात सुन के कर लेते हैं, अगर वो कहते कि उनके सुनने के बाद करना था। लेकिन उन्होंने अपनी, लेकिन अब इस वक्त कोर्ट का फैसला वो आपको मानना पड़ेगा। अब गवर्नर ने क्या, गवर्नर तो वैसे ही आपको पता है, गवर्नर और चीफ
मिनिस्टर में वो तो इतनी चपलकश होती है, आप रोज टीवी पे उनको देखते हैं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हुए, तो जाहिर बात उनको नॉमिनेट कर दिया, उन्होंने ओथ भी दे दिया होगा। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। चले बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि क्या ये अदालत को चाहिए था या चीफ जस्टिस को चाहिए था, या ये प्रैक्टिस है कॉमन कि जी आप दूसरे फरीक को सुने, उसको नोटिस दें, उसको बुलाएं, उसको पूछे? बिल्कुल, ये मैं जरा ठीक है, सॉरी सर, मैं हाफिज एहसान साहब से भी ले लूं, आपने तो कहा कि ऐसा करना चाहिए था। एक तो चीज़ ये है कि ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट ने 28 मार्च जो थी 2024 के अंदर जब ये सारा प्रोसेस चल के एक जजमेंट आई थी, उस वक्त स्पीकर को कहा था कि आप इन रिजर्व सीट्स के मेंबर्स का ओथ लें, और वो स्पीकर उसने सुन लेना, मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी पेशावर हाई कोर्ट का पहले भी एक ऑर्डर मौजूद है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया। लेकिन आज जो है आपने क्यों नहीं हलफ किया, तो आज जो सारे सर्कमस्टांसेस जो थे, जो आपके 4 जुलाई से लेके आज की डेट तक 19 तक आए थे, वो सारे के सारे जस्टिफाई कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 255(2) के नीचे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। उन्होंने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया है कि ये सारा प्रोसेस जो है इसमें नई जरूरत थी ना। देखिए आपके सामने एक मौकरी हो रही है, आपके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। नहीं ये देखें ना, जरूरत नहीं है, who will decide की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, who will decide की जरूरत नहीं। पिछले 4, 5, 6 दिन से चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ऑन बोर्ड थे। इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि वो स्पीकर नहीं कर रहा, गवर्नर को एडवाइस नहीं जा रही, आप इसके ऊपर इंटरवीन करें। क्यों आर्टिकल 255(2) को अमेंड करके आया है, जब सारी चीजें आपने स्टॉप कर दी, कॉन्स्टिट्यूशनली कर दी। आज मौकरी की कि आपने इजलास खुद बुलाया, खुद उसको जो है आपने कहा कि कोरम पूरा नहीं है, 24 के करें, आप 21 का जो प्रोसेस था उसको रोकना। इस केस के अंदर देखें, इस केस के अंदर जो है कोई जरूरत नहीं थी कि नरे और जनरली और जनरली और मैं आपको एक सेकंड सुन लेना, फिर आप थोड़ा सा देना। पाकिस्तान बहुत दिया ना, उनकी भी बात पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बगैर नोटिस दिए हुए ऑर्डर करती है। जी सर, जरूरत नहीं है तो हु डिसाइड्स? आप खुद देखिए, ये पटिशन दाखिल होती है, कभी मेरी और आपकी पटिशन बगैर दूसरे साइड को, आज केस में पटिशन फाइल हुई, उसकी प्रेयर क्या होगी कि कोई बंदा नॉमिनेट कर दो जो हमें वोट दे दे। अब असेंबली पूरी नहीं थी, इसमें उनका कसूर तो नहीं था, लोगों को आना चाहिए था, वो बात थी, नहीं थी, वो लीगल पॉइंट तो है कि अगर आपकी असेंबली पूरी नहीं होती तो फिर आपका इजलास 1/4, अभी आपने खुद ये कोट किया आर्टिकल आपने, तो अब आप देखिए उन्होंने क्या दूसरी, अब ये तो पटिशन का फैसला हो गया, मतलब दूसरी साइड को नोटिस क्या दिया जाएगा? आज पटिशन आई, सुनी, उन्होंने सुना और उसको फैसला कर दिया, फाइनल फैसला कर दिया। ये कहाँ होता है कि दूसरी साइड को बगैर, जब भी मैं कह रहा हूँ अगर संडे के दिन ही उन्होंने सुना था, 2 घंटे 3 घंटे का नोटिस देके उनको बुला लेते, कहते कि जी आप ये जो आप फरमा रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं, आप आइन का, कानून का, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, हम नॉमिनेट कर रहे हैं, उनको सुन तो लेते। लेकिन ये सुनना कि जी पटिशन आई, फाइल हुई और फैसला भी हो गया, तो अब उसके अब क्या उसमें रह क्या गया? फाइनल फैसला हो गया बगैर दूसरी साइड को सुने हुए। अजीब चीज हो रही है। जस्टिस के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लेटर गया है और पिटीशन फाइल की थी, लेकिन बेसिकली मैं वही बता रही हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का लेटर गया है, वो पिटीशन नहीं की, दूसरी साइड को सुनना चाहिए, पाकिस्तान का लेटर गया है। सर वो सही कह रहे हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लेटर लिखा, जो मैं भी जिक्र भी कर रही थी कि जी उन्होंने वहां पर चूंकि नहीं हुआ तो आप फौरी तौर पे करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जल्दी थी शायद थोड़ी। बिल्कुल वो तो होगी, वो तो जाहिर बात होगी, वो तो सब साथ चल रहे हैं। नहीं वैसे जितने दिन हुआ है आपको क्या लगा है कि गलत था? आज वाली एपिसोड गलत थी, मैं तो कह रही हूं। अगर नहीं है, लेकिन नादिया अगर ये नहीं है, अगर मेला फ्राइडे है, आप सिचुएशन मामला ये है कि सबको पता है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि अगर जब तक ये मखसूस नशिस्तों के लोग, सर मामला ये है कि एवरीबडी नोज कि ये अगर मखसूस नशिस्तों वाले जो लोग हैं वो हलफ नहीं उठाते तो कल के इलेक्शन जो हो जाता सेनेट का, उसमें ऑपोजिशन को सीट्स नहीं मिलती। वो इलेक्शन कमीशन सेक्शन 58 के नीचे पोस्टपोन कर देता था। अच्छा ठीक है, लेकिन अनएंडिंग स्टोरी जो है उसका खात्मा मेरा ख्याल चीफ जस्टिस ने ठीक किया है। बिल्कुल ठीक है आपकी राय और यकीनन इसका एहतराम है। अच्छा जुबैरी साहब, ये जो फिश मार्केट बनी हुई है इस वक्त, अब पहले तो ये हो रहा था ना कि गवर्नमेंट और अपोजिशन मिल के ये मैच खेल रहे थे, हम बंदर बाट हो गई थी, हमारी इतनी तुम्हारी इतनी, चलो भी इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन जो नज़रियाती जो लोग हैं जो अपने आप को नज़रियाती कॉल कर रहे हैं, आई डोंट नो कि उन्होंने पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है, उनकी वजह से अब इलेक्शन होंगे और चूँकि कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए, और अब वो अपोजिशन जो कह रही थी कि ठीक है वी आर फाइन विद दीज 5, वो कह रही है अब हम 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। अब तो फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग होगी और सारा कुछ खरीदा जाएगा। देखिए नादिया, पूरा हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया है।
आप देखिए फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिस तरह से 26वीं तरमीम आई उसने जुडिशरी को टोटल कंट्रोल कर लिया है। तो ये फिश मार्केट हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? पूरा अब हर चीज, पूरा निजाम ही आपका एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। आपकी यहाँ खुद हुकूमत कहती है एक हाइब्रिड सिस्टम, एक हाइब्रिड गवर्नमेंट चल रही है जिसके अंदर वो अपनी पावरशिप और डेमोक्रेटिक फोर्सेस पावर शेयर कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब फिर आपको हैरानगी की क्या बात है? फिश मार्केट क्या जब होने दें, क्योंकि नहीं, आपको लगता है जो नजरियाती लोग थे जो पीछे नहीं हटे, उन्होंने पार्टी को फायदा पहुंचाया, पार्टी को नुकसान पहुंचाया? देखिए, मैं तो हमेशा नजरियाती लोगों के साथ होता हूँ। नजरियाती लोग अगर समझते थे कि ये कोई चीज उसूल और कानून के खिलाफ हो रही है और उनका ये वजह है, तो फिर वो बिल्कुल बजा कह रहे थे कि देखिए नजरियाती लोग वो होते हैं जो बात समझते हैं उससे बेशक पार्टी को नुकसान हो शायद, वो एक उसूल पे खड़े होते हैं। अगर वो समझते हैं कि जो पार्टी कर रही है वो गलत कर रही है तो बिल्कुल मैं उनके साथ हूँगा नजरियाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैरी साहब आपका भी और हाफिज एहसान साहब। मामला यही है कि बहरहाल ये तो एपिसोड हो गई, कल सेनेट का इलेक्शन होगा क्योंकि डेट आ चुकी है, इसकी वजह से संडे को फौरी तौर पे फैसला भी हुआ। अब कल का दिन में जो है ना वो और दिलचस्प होगा क्योंकि वो अपोजिशन जो 5 पे एग्री थी, अब चूंकि इलेक्शन बाकायदा तौर पे होने जा रहा है, बिला मुकाबला नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद अरकान से हमारी बातचीत चल रही है और कितने हमारे साथ होते हैं, तो एक दफ़ा फिर वही वाला माहौल, फिर वही वाली चीज़ें, फिर जिसको कहते हैं कि मंडी लगेगी, मंडी सजेगी, बड़ी बड़ी कीमतें होंगी, कौन बिकता है कौन ख़रीदता है, कल वाज़े हो जाएगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। बलूचिस्तान की जो अमन अमान की सूरत हाल है वो आए दिन हम वहाँ पे वाक़यात सुनते हैं, दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, पीछे हिंदुस्तान है, इसमें अब कोई शक नहीं रहा है, एविडेंस हमारे साथ मौजूद है। इसका हल क्या है, मामला क्या है? ब्रेक लेते हैं। नासिर जंजुआ साहब, जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब हमारे साथ होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत के साथ जो जंग लड़ी गई उसमें भारत को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान ने फ़तह अपने नाम की और भारत को मज़ा चखाया कि बेसिकली जीत किसको कहते हैं। लेकिन वही बात होती है कि जब आप सामने से हमला करने की सकत नहीं रखते तो फिर आप पीछे से वार करते हैं। अगर मैं पर्टिकुलर बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान में पिछले 6 माह के दौरान जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए वो तकरीबन 501 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 257 अफराद जाँ बहक, जिनमें इन वाक़यात में 257 अफराद जाँ बहक और 492 ज़ख्मी हुए। दहशतगर्दी के वाक़यात में 45% इजाफा हुआ है और गैर मुकामी अफराद की टारगेट किलिंग में 100% इजाफा हुआ है। ये सब सूरत हाल है बलूचिस्तान की। इसमें हमें फर्दर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ साहब ने, जो कि साबिक़ मुशीर कौमी सलामती भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर जंजुआ साहब। जी वालेकुम सलाम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके टाइम देने का कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकाला। सर बलूचिस्तान, नहीं मैम, वतन के लिए बलूचिस्तान के लिए टाइम क्या, ज़िंदगी हाजिर है। ट्रू सर। जो बलूचिस्तान के हालात हैं ऑफ एंड ऑन, कभी हम सुनते हैं दहशतगर्दी कम हो गई, कभी ज़्यादा हो गई, अभी एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी में इजाफा हो गया। इस साल में 6 महीने में अगर आप देखें तो दहशतगर्दी के 500 से ज़्यादा वाक़यात हो गए। अब कोई ढका छुपा नहीं है कि जी भारत की इन्वॉल्वमेंट है। सर हम रोक नहीं पा रहे भारत की इन्वॉल्वमेंट, हमारे लोकल लोग उनके साथ हैं, क्या मामला क्या है? मैम, दहशतगर्दी को बड़े कैनवस पे देखें तो सिर्फ ये ना कहें कि क्या हम रोक नहीं पा रहे भारत को, तो बड़ा अफेक्टिवली रोक रहे हैं और बड़ा अफेक्टिवली जहाँ जहाँ ज़रूरत है ऑपरेट भी कर रहे हैं और उनकी कैजुअल्टीज़ भी जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं। लेकिन जो ख़ास एक फ़र्क आया है वो देखिए कि उनकी सोच की पस्ती है कि वो अभी वो सॉफ्टर टारगेट्स की तरफ चले गए हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उधर आर्म्ड फोर्सेस हैं तमाम मिलजुल के, तो इसको बड़ा दिन रात जो है वो इसको काउंटर टेररिज्म में लगे हुए हैं। तो बहरहाल चंद एक चीज़ें ऐसी हैं मैं जो कहना चाहूँगा कि देखिए, जो इन दहशतगर्दों को
हमारे साथ लड़ा रहे हैं, जो लीडरशिप है वो किधर है और कितनी आसानी से दूसरे ममालिक में रह रहे हैं वो लोग और ख़ुद वो मज़े में हैं और जो हमारे ही बच्चे हैं उनको हमसे लड़वा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो लीडरशिप उनकी है, जिनको हम नाराज़ बलोच भी कहते हैं, खान कलात को छोड़ के बाकी सब के साथ हमें उनके पीछे जाना चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए और देखें अगर जो कोई इंटीग्रेट होना चाहे तो उसको इंटीग्रेट करना चाहिए और जो भी उस चीज़ का हल है वो निकालना चाहिए। और जो इनके बेसिस वगैरह जो लीडरशिप अफ़गानिस्तान में छुपी है उसके लिए हमें अफ़गानिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, जो ईरान में है उसके लिए ईरान के साथ बात करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, वी शुड गो फॉर देयर लीडरशिप। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए, रोकथाम में भी होनी चाहिए, जो आपकी एडवाइस है उन पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन उसके साथ मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जो एकदम से इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात में, बिलखुसूस बलूचिस्तान, अब ढका छुपा नहीं है कि भारत है, लेकिन ये जो एकदम से इजाफा हुआ है इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, एक वाइब्रेंट दुश्मन है आपका और जिसको इतनी ज़िल्लत उठानी पड़ी है हमारे हाथों, तो ऑब्वियसली अभी वो जब सामने आके लड़ा तो उसका क्या हाल किया हमने। तो ये जो टेररिज्म वाली चीज़ें हैं, इट इज़ अ हिडन हैंड। तो अभी उन्होंने इस एफ़र्ट को रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया। तो उसका एफ़र्ट जो रीइंफोर्स हुआ है उसके रिज़ल्ट अभी ये नज़र आना शुरू हो गए ना। और बेसिकली एक जगह पे चेकमेट हुआ तो दूसरी तरफ से भी अटेम्प्ट कर रहा है टीटीपी और ये जो बलूचिस्तान के जो फितनातुल हिंदुस्तान जो है। तो आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला इसको भी हम चेकमेट करेंगे और बड़ा एहसन तरीके से करेंगे। लेकिन बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है इस तरह जब सॉफ्टवेयर टारगेट्स हिट होते हैं। ठीक है सर, मुझे याद है जिस वक्त हमने जंग जीती थी और आप हमारे प्रोग्राम में स्टूडियो भी तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त आपने बात की थी कि पाकिस्तान की प्री 10th में या प्री 9th में और पोस्ट 9th में पोस्ट 10th में वाला पाकिस्तान एकदम बिल्कुल यकसा मुख्तलिफ है। और फिर उन्हीं दिनों हमने जो डोजियर्स थे वो भी इंटरनेशनल मीडिया को ISPR की तरफ से ब्रीफिंग दी गई और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि किसी न किसी, और आपने भी ये बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि मीडिएटर बने हैं और मसला कश्मीर के हल के लिए भी उन्होंने बात की है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के थ्रू जो है भारत को इंगेज किया जाए फौरी तौर पर और उसके साथ ये इंटरनेशनली डोजियर भी शेयर किए जाए, उससे बात भी की जाए, मसला कश्मीर भी हल किया जाए। लेकिन भारत की हटदर्मी अभी भी बरकरार है। क्या अभी कोई ऑल दो उसका अच्छा खासा अरसा भी गुजर चुका है, अभी कोई चांस है? भारत तो ना जो उसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन पे राज़ी है, न पाकिस्तान के कोऑपरेशन पे राज़ी है, न पाकिस्तान से बात करने पे राज़ी है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अभी भी उसने मुअत्तल किया हुआ है। क्या लगता है भारत की हटदर्मी ख़त्म हो सकेगी और नहीं तो फिर क्या किया जाए? मैम, भारत जिसने हमसे एक भरपूर जंग की और जितनी की उसमें शिकस्त खाई, तो आप देखिए कि शिकस्त खुर्दा दुश्मन का एटीट्यूड फिर क्या होगा। आप क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी हजीमत उठाने के बाद, पॉलिटिको मिलिट्री सिस्टम को लेट डाउन करने के बाद, इंडिया की आवाम को लेट डाउन करने के बाद उनके एटीट्यूड में कोई फ़र्क आएगा? वो तो अभी जगह जगह ये नैरेटिव बना रहे हैं कि दे हैव कम आउट एज अ विनर। इंडिया को जितनी ज़िल्लत उठानी पड़ी है, आप एकदम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके चेहरे पे हंसी होगी और वो आपके साथ ठीक हो जाएंगे? तो वो जो हट दर्मी जो है और ये एक शिकस्त खुर्दा जहन इसी तरीके से नेचुरली बिहेव करता है। बेसिकली हमें ये परसू करना चाहिए with Mr. Trump and with his administration, the promises that he has made। तो अभी दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, लेट्स होप कि कुछ दिनों तक कुछ थोड़ा सा इसमें टाइम इस तरह का आए कि फिर इस तरफ भी लोग सोचें। बहरहाल हमारी आवाज़ जो 10 मई से पहले थी
उसके बाद उस आवाज़ में एक वज़न आया है, लोगों को एहसास हो गया है कि पाकिस्तान है क्या। और ये जो डोजियर्स वगैरह जब हम देंगे विद द प्रूफ्स और सारा कुछ, तो उसमें फिर अभी वज़न भी होगा इंशाल्लाह, और लोग उसको फिर उस तरीके से एक्नॉलेज भी करेंगे। लेकिन आप ये बात जहन में ज़रूर रखिए कि 10 मई के बाद किस तरीके से हर सफ़ेयर में डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली जो है इंडिया किस तरीके से रिसीड कर रहा है, और लोग किस तरीके से अभी जो असल अंदर से इंडिया है उसको पहचान रहे हैं। तो इंडिया को कितनी हजीमत का सामना करना पड़ा है G7 में, SCO में और बाकी जगहों पे, तो उनके वज़न में फ़र्क आ रहा है और ये थोड़ा टाइम और लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। आखिर में जिस ढेर सारी हम कामयाबियों की बात करते हैं, जो हमने जंग जीती, जिसमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो रोल था वो हमारे और आपके सबके सामने था, और इसी तरह से पाक फ़ज़ाइया की तैयारों ने भारत में एक एयर शो हुआ है जो कि बड़ा मशहूर, वहाँ का सबसे बड़ा दुनिया का एयर शो होता है जो कि रॉयल इंटरनेशनल एयर शो कहलाता है, टैटू शो। वहाँ पर भी धूम मचा दी है, और जो इनाम है वो अपने नाम किया है, बेसिकली एजाज़ उन्होंने जीता है। उस पर एक मुख्तसर सी रिपोर्ट वो देखते हैं, और नादिम मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।